पूरी करेंगे। दूसरी साहब ट्रांजिट टाइम की जैसे आपको मैंने बात बताई उस पे विषय पर भी ध्यान दें। और साहब पांचवी जो बात है, यहाँ पर 2 बिल्डिंगे जो अभी रिसेंटली गिरी, एक 15 मई को, एक 28 मई को, साई शक्ति और मोहिनी पैलेस साहब, उसके इसमें 12 लोग मर गए हैं। उनको 5 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाने वाला था साहब, वो नहीं मिला है। ये सब आपके सामने मैं डिमांड रखता हूँ। और मैंने जो लगभग यहाँ पर लोग बैठे हैं उनकी बात आप तक, जो भी उसमें टाइटल के इशू हैं सब, बहुत जटिल समस्या है, उसके लिए आपको समय हमको देना पड़ेगा। हम फिर से एक बार मैं आभार प्रकट करता हूँ यूटीए की तरफ से साहब, आपने समय दिया और मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। पप्पू कलानी जी, अनेक साथियों ने मिलकर वो 855 बिल्डिंग बचाने के लिए महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी से एक अध्यादेश पास करवाया। और उस अधिवेशन में अवार साहब ने जोरदार तरीके से उल्लासनगर की पप्पू कलानी जी के साथ मिलकर आवाज उठाई थी। उस वक्त के तत्कालीन हमारे बीच में महापौर और पूर्व महापौर हमारे हरदास माखीजा जी को मैं चाहूंगा कि 5 मिनटों के अंदर हमारे सिर्फ कम समय में उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं यूटीए और टीम ओमी कलानी का खास तरह से धन्यवाद उनको देना चाहता हूं। सभी उनके जो पदाधिकारी जो हैं, जिन्होंने आज इस मीटिंग की यहाँ बुला के मंत्री साहब को बुलाया है ताकि वो धोखादायक बिल्डिंगों के प्रॉब्लम्स सुन सके और उसका निवारण करने का कोई सॉल्यूशन निकाले। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज उल्लासनगर के अंदर ये सब बातें जो पैदा हुई है, ये जो मसले पैदा हुए, उसका एक ही कारण है, वो लीडरशिप वैक्यूम। आज उल्लासनगर के अंदर लीडरशिप का बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया है। अच्छी तरह याद है कि 855 का जब मसला पैदा हुआ था, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 855 इमारतें जो है ये तोड़ी जाए। तब पावरशिप लीडरशिप उल्लासनगर के अंदर पप्पू कलानी का नेतृत्व जो था, उस नेतृत्व ने उन बिल्डिंगों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। यहां तक कि हमने सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की, लाखों रुपए खर्च किए उन याचिकाओं के, और ऐसा अध्यादेश इस शहर के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने निकाला जिसपे पूरे उस 855 बिल्डिंग्स को बचाने का पूरा जो है हल निकल गया। आज दुर्भाग्य से पप्पू कलानी की लीडरशिप जो है इस शहर को नहीं है। किसी कारणवश बहन ज्योति कलानी हमारे बीच में नहीं है। पूरा सॉल्यूशन उसमें है अध्यादेश के अंदर, लेकिन हमारी लोकल लीडरशिप यहाँ की ऐसी थी कि उन्होंने चीप राजनीति और चीप पब्लिसिटी को हाथ में लेके इस अध्यादेश को जो है वो निरस्त कर दिया। ये रेट जो लगाया महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रेगुलराइजेशन के लिए, वो बहुत ज्यादा रेट है, हम कम करवाएंगे, ये करवाएंगे। इस चक्कर में वो अध्यादेश रह गया और पब्लिक रेगुलराइजेशन के लिए सरकार के पास नहीं गई। सबसे पहले तो मैं सही मानों में पिछले 15 साल से जो एक ज्वलंत मुद्दा शहर का, इस शहर की जो नींदें हटाकर ये जो मुद्दा शहर का है, उस विषय में जो विकराल रूप आज ले चुका है, उस विषय में पहले महाराष्ट्र शासन के हमारे मंत्री हमारे बीच में आए जितेंद्र आवाड साहब, इनका मैं जोरदार आपकी तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे पुराने मित्र, उल्लासनगर के सुख दुख के साथी, हमारे पूर्व सांसद और अब ठाणे जिला के राष्ट्रवादी के अध्यक्ष जितेंद्र आवाड जी के साथ हमेशा साथी रहने वाले हमारे आनंद प्रांत जी, उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। पूर्व महापौर पंचम कलानी जी, पूर्व महापौर हरदास माखीजा जी, पूर्व विरोधी पक्ष नेता नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी, सुमित जी, दीपक नेतानी आए हुए सभी का आपका यहाँ पे स्वागत है। सब एक उम्मीद इस शहर वासियों को और विशेष इन इमारतों में रहने वालों को एक उम्मीद है तो एक कलानी परिवार से ही है। कलानी परिवार के साथ ऐसी सोच रखने वाले लोगों के साथ है। उसका जीता जाता उदाहरण है कि 855 इमारतों का मुद्दा जब 2005 में इतना गंभीर रूप ले चुका था, ये तो
गवर्नमेंट की पॉलिसी है डेंजरस बिल्डिंग में बारिश से पहले खाली करवानी है या उनमें कोई जान मान की हानि न हो तो कारपोरेशन या अधिकारी उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। पर सर 855 उस वक्त भी यही सरकार थी और आज भी हमें भाग्य से यही सरकार मिली है और आप जैसे नेता मिले हैं। तो इस शहर को यहाँ बैठे एक एक इमारत के सेक्रेटरी और चेयरमैन को इसी सरकार से उम्मीद है। मेरे कुछ बीजेपी के मित्र कल कह रहे थे कि हाउसिंग मिनिस्टर का इस मुद्दे में क्या काम, आप हाउसिंग मिनिस्टर को मंगा रहे हो, इस मुद्दे में हाउसिंग मिनिस्टर का क्या काम। तो मैंने उन्हें दो जवाब दिए। एक तो कहा कि हमारे घर उजड़ रहे हैं और वो गृह निर्माण मंत्री हैं, हमारे घर उजड़ रहे हैं, वो गृह निर्माण मंत्री हैं, तो इससे बेहतर गृह निर्माण मंत्री हमारे घर निर्माण करके देगा। दूसरा मैंने उन्हें कहा कि अगर आप कहते हैं कि हाउसिंग मिनिस्टर का इस मुद्दे में क्या काम, तो जब भाजपा वाले रायगढ़ के पालक मंत्री को इधर लाके अपने काम करवाते थे तो उस वक्त उस पालक मंत्री का यहां क्या काम था। तो शहरवासी आपसे आस लगाए बैठे हैं। हमारी मांगे बहुत छोटी मांगे हैं पर बहुत बड़ा विकार रूप ले चुकी है। आनंद फानंद ने कमिश्नर हमारा आदेश निकालता है 100 इमारतों को स्ट्रक्चर ऑडिट कराओ, खाली कराओ, उनकी लाइट पानी कट कर देता है। 1500 इमारतों को एक ही कॉपी पेस्ट करके साहब पीडब्ल्यूडी विभाग डिपार्टमेंट एसी डिपार्टमेंट में भेजकर कॉपी पेस्ट करके 1500 इमारतों को आदेश जाता है स्ट्रक्चर ऑडिट कराओ 15 दिन में और हमारे पैनल से कराओ, और 13 दिन लग जाते हैं उनको सर पैनल बनाने में। 2 दिन मात्र हमको मिलते हैं, बोलते स्ट्रक्चर ऑडिट कराओ। 116 इमारतों के लाइट पानी, लोग रहे हुए वहां पे, व्यापार चालू है। पहले ही व्यापारियों को नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन की मार में हमारे उल्लासनगर व्यापारी किस प्रकार से संभल के चल रहे हैं, और अचानक से उन 116 में 44 ऐसे इमारतें हैं जिसमें व्यापारी लोग रहते हैं, व्यापारी कारखाने चलते हैं, दुकानें चलती हैं, और फिर जब उनको ध्वस्त किया जाता है, उनका लाइट पानी कट किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि 116 इमारतों का जो ऑडिट है वो महानगर पालिका अपने खर्चे पर कराएं और एक टाइम बाउंड काम पीरियड में करवाएं। साथ ही साथ जिन 44 इमारतों का लाइट पानी कट किया गया है उसे तुरंत रिस्टोर किया जाए। अगर स्ट्रक्चर ऑडिट में वो बिल्डिंग धोखादायक है, उसको रिपेयर करने की जरूरत है, तो रहवासी पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। पर रहते बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम चालू है, लोगों की नौकरियां गई है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और लाइट पानी कट की जा रही है। और आज जैसी हालत है 44 इमारतों में लोग दिया बत्ती पे, जिस प्रकार से गांव खेड़े में हम लोग पार्टीशन के टाइम पे आए थे, तभी दिया बत्ती के ऊपर उल्लासनगरवासी मेरे सिंधी समाज के लोग अपना रोजी रोजगार करते थे, पढ़ाई करते। आज वही दिन आ गए उन 44 इमारतों के लिए। तो उन 44 इमारतों के लिए जल्दी तत्कालीन लाइट पानी की व्यवस्था की जाए, उनको जोड़ा जाए। FSI 4 आज नए डीपी में हमको FSI 4 आपकी सरकार ने हमको दी है, पर उसमें नोटिफिकेशन में कुछ गड़बड़ियां है। हम चाहते थे वो नोटिफिकेशन डेवलप्ड ट्रेनिंग के लिए आज 2.3 हमको ओपन दिया है, बाकी पे प्रीमियम भरने के लिए बोल रहे हैं। आज हमारी हालत ऐसी है कि बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, लॉकडाउन की वजह से हम लोग लाइट के बिल नहीं भर पा रहे, पर प्रीमियम जो है आज के रेडी रिकॉर्ड के साथ है। तो हमको बगैर प्रीमियम के 4 FSI इन धोखादायक इमारतों के लिए दी जाए। साथ ही साथ आज अगर इमारत हमारी जो पुरानी बनी हुई है उसमें 3-3, 4-4 फुट मार्जिन छोड़ी हुई है, नए डीपी के हिसाब से हमको 15-15 फुट मार्जिन छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आज हमारी ये बैरेज की जगह थी सर, ये बैरेज की गोलियां थी, हमारे ब्लॉक थे, उन बैरेकों में ब्लॉकों में जो थे वो 110 वाल, 120 वाल, 150 वाल, 200 वाल से ज्यादा है ही नहीं। तो उनमें हम क्या साइड मार्जिन छोड़ेंगे, क्या साइड छोड़ेंगे, क्या फ्रंट छोड़ेंगे, तो हमारा वो मकान दुकान जो भी है पुराना बना हुआ है बन नहीं पाएगा। तो हमको साइड मार्जिन में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। हमारे मोती लुधियाना ने डिमांड की कि ट्रांजिट कैंप शहर के अंदर होना चाहिए। तो ट्रांजिट कैंप के लिए सरकार की तरफ से 50 कोटी कम से कम पहले किस्त की तरफ से हमारे महानगर पालिका को या MMRD के थ्रू उल्लासनगर महानगर पालिका को मिले, उल्लासनगर को मिले। 50 रेट का वादा आपने लगभग 90% पूरा कर दिया है। जल्द से जल्द वो उल्लासनगर महानगर पालिका से टाटा मंत्रा में MOU बनाकर एक ज्ञापन बनाकर वो हमें हस्तांतरित होना चाहिए। डी फॉर्म की ऐसी है कि हम ऐसे 88 इमारतें हैं जिनके पैसे बढ़ चुके हैं। हम लोग 2006 में जब अध्यादेश आया, आज 15 साल बाद भी सरकार इतनी बड़ी धोखाधड़ी,
इतनी बड़ी चीटिंग कि हमसे पैसे ले चुकी है, हम पैसे भर चुके हैं, सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुके हैं, तब भी डिफॉर्म हमको नहीं दिया गया। कभी कहते हैं कलेक्टर को पावर ट्रांसफर किया गया है, कभी कहते हैं कि एमएमआरडी को किया गया है, कब कहते हैं आयुक्त को किया गया है, पर उसके बाद भी डिफॉर्म जो हमारे 88 इमारतें हैं उनको जल्द से जल्द डिफॉर्म दिया जाए, जैसे वो इमारतें रीडेवलप। और ये 88 इमारतें हैं, एक तो खोला भी है, बिल्डिंग मेरी है, ये जमीन मेरी है। अरे भैया तूने बेचा, बोला मैंने बेचा था तो वो 300-400 रुपए स्क्वायर फुट में बेचा था, आज उसकी कीमत 4-5 हजार है। तो लैंड का टाइटल का प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर अगर बिल्डिंग वाले एकत्रित होते भी हैं, रिलैक्सेशन हमको मिलता भी है, एफएसआई हमको मिलती भी है, पर टाइटल का प्रॉब्लम होता है। देती हुई कलवा और मुंब्रा आज पूरी तरह से विकासशील है और डेवलपमेंट हो रही है, और उसका पूरा से पूरा श्रेय साहब आपको जाता है। आपने जिस प्रकार से शिल्पकार कलवा और मुंब्रा के लिए आप शिल्पकार बने हैं, आपने उनके लिए सच्चे पालक बनकर, चाहे पालक मंत्री कोई भी हो, पर सच्चे पालक आप जिस प्रकार से कलवा और मुंब्रा को बने हैं, हम चाहते हैं आप हमारे उल्लासनगर के भी पालक बने, और उल्लासनगर को भी जितेंद्र आवास की जरूरत है, उल्लासनगर को भी कलवा और मुंब्रा की तरफ सजना है, उल्लासनगर को भी रीडेवलपमेंट चाहिए। धन्यवाद। मैं गुजारिश करूंगा अंत में कि यहाँ पे जितने भी आज बिल्डिंगों के, इमारतों के, व्यापारी प्रतिष्ठानों के रहवासी यहाँ पर आए हैं, साहब आपके मुंह से ऐसे सुनहरे शब्द सुनना चाहते हैं कि ये जो आज घर में जाए तो कहें कि सरकार हमारे पीछे है, सरकार पूरी तरह से खंभीरपणे हमारे पीछे है, और हमें अभी चैन की नींद सोना है, बाकी काम सरकार का है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। इसके बाद पंचम जी मेरे साथ आए हुए हैं, जी मंच पे बैठे हुए सभी महानुभाव और बड़ी संख्या में आए हुए घर टूटने से घबराए हुए बिल्डिंग के चेयरमैन, सेक्रेटरी और रहने वाले व्यापारीगण भी यहाँ आए। ये बड़ी गंभीर समस्या है और जो कुछ सालों से चल रही है। मुझे लगता है कि और शहरों के परिपक्ष उल्लासनगर को एक अलग तरीके से देखने की जरूरत है। पीछे से की शॉट ले रहा है? उल्लासनगर शहर नहीं है, उल्लासनगर की समस्याओं को लेके व्यथित होती थी, सीएम से मिलती थी, अपोजिशन लीडर से मिलती थी, लेकिन मेरे उल्लासनगर को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए उसका झगड़ा था। अभी भाषण में मैंने सुना कि बीजेपी के लोग पूछ रहे थे जितेंद्र अवार्ड का क्या था। जितेंद्र अवार्ड बन के, हीरो बन के नहीं आता यहाँ पर। वो सरकार का प्रतिनिधि है, और जब वो बात करता है समझ लेना कि सरकार। राजनीति में अगर इतनी समझ आपको नहीं है, इतनी सोच आपको नहीं है, तो आपको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरा तो कहना यह है कि चाहे थाना हो, चाहे उल्लासनगर हो, इसका पूरा नया डेवलपमेंट मॉडल ही बनना चाहिए। ये जुने पुराने डेवलपमेंट रूल्स इस शहर को नहीं लागू होने चाहिए। टैक्सेशन हो और भी कोई पेनल्टीज हो, कुछ नहीं था। जो बना बनाया है वो 69-75 सालों में बना है। आबादी बढ़ती गई, लेकिन शहर तो नहीं बढ़ा ना। शहर तो ऐसा बढ़ा और मैं कभी भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस को कोई शहर की बीमारी नहीं कहता। हाँ, जो शहर बसे हुए हैं वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होना ये चोरी है, लेकिन जिस शहर के आबादी की मांग आप पूरी नहीं कर सकते,
वो शहर क्या करेगा? आज 70 साल में कम से कम 3 पीढ़ियां तो आपकी चली गई। यानी 3 दिन भी पकड़े तो भी 9 लोग उस घर में रहे। तो ऐसा ही बढ़ते जाएगा ना, उसका ग्राफ है वो ऐसा ही जाएगा। पहले माँ बाप आए, उसके बाद बच्चे हुए, 2 बच्चे, फिर उनकी बीवियां, फिर इनकी बीवियां, 2 बच्चे के 2 बच्चे, 2 बच्चे। इसके बीच में से कहीं ना कहीं रास्ता निकलना। अरे यार मीटिंग में मंत्र फोन करना। ये जो भाषा की जा रही है कि 815 इमारतें तोड़ देंगे, इतना आसान नहीं रहता। 800 इमारतों के सभी लोग अगर रास्ते पे उतर आए तो वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम संभालते संभालते हमारे पुलिस क्या करेंगे? गोलियां चलाएंगे, मारेंगे? ऐसा नहीं होता है। आदमी जीता है सिर्फ 2 चीजों के लिए, घर का छप्पर और पेट। नहीं तो क्या है अपनी जिंदगी में? पेट खाली रहा कि हमको सिर्फ कोई राजनीति करने के लिए जितेंद्र आव्हाड कभी भी किसी मंच पे नहीं आता है। आप किसके वोटर है उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन किसी के भी दुख में आप चले जाओ और उनको मदद करो, ये जो शरद पवार जी ने हमको सिखाया है, इसलिए मैं आया। आप सभी की जिम्मेदारी है। ओमी की है, पंजम की है, लासी की है, सतराम जी की है। आप अकेले नहीं हैं। आपके पीछे, आपके साथ बहुत लोग खड़े। लेकिन हम कमिश्नर को यह बता देना चाहते हैं कि बिना वजह, विदाउट फॉलोइंग द लॉ, आप बिल्डिंग डिमोलिश नहीं कर सकते। एमआरटीपी की जो भी कानूनन कार्रवाई है, उस कानूनन कार्रवाई को हटकर बाजू में रख के कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता। कमिश्नर इज अथॉरिटी ड्यू टू एमआरटीपी। कानून है जिस कानून तहत कमिश्नर अपनी जगह पर बैठा है, उस कानून तहत बिल्डिंग कैसी बननी चाहिए, बिल्डिंग को तोड़ने के लिए 253 ना 253 लगता है, टोटल बिल्डिंग 264। तो नोटिस देते ही नहीं 264 की तोड़ने के लिए। तो वही है ना, मैं वही बोलता हूँ कि ये ऐसा नहीं चलेगा, आपको सुनवाई तो देनी ही पड़ेगी। ऐसा है, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको पर्सनल हियरिंग देनी पड़ेगी। विदाउट हियरिंग यानी मैं हूँ, मेरा कानून है, बस आप कोई नहीं। ये ऐसे किसी शहर में चल नहीं सकता है। मैंने अभी तक तो कमिश्नर से बात नहीं की है, इसके बाद मैं जाते जाते बात कर लूंगा। लेकिन एक वचन आपको देके जाता हूं, आने वाले 15 दिनों में कमिश्नर की या तो मेरे साथ बैठक होगी, नहीं तो मैं एकनाथ शिंदे साहब और कमिश्नर और आपके प्रतिनिधि, इनकी एक बैठक। लेकिन कानून को जैसा बदलना है बदल करके, जैसा मैंने कहा, खास करके उन क्षेत्रों को, जिन क्षेत्रों में आजादी के बाद लोग पाकिस्तान से यहां आए हैं, उनके लिए अलग कानून बनाने की सोच अब रखनी चाहिए। हम एनिमी प्रॉपर्टीज जमा कर लेते हैं ना,
हमने हमारे पास हमारे क्षेत्र में मोहम्मद अली जिन्ना का मकान था, हमने क्या वो छोड़ा है क्या? तो एक कानून किया ना हमने कि एनिमी प्रॉपर्टी है और अपने हाथ में ले लिया। तो आप लोग उस एनिमी राष्ट्र से यहां आए हो, तो आपको कुछ सहूलियतें मिलनी चाहिए। दिल तो बड़ा करना चाहिए इस राज्य को और राष्ट्र को। तब आए थे तब ये शहर इतना था, अब इतना हो गया, अब इसके आगे बढ़ नहीं सकता, इसके आगे बढ़ नहीं सकता, तो करे क्या? सर ये बताइए कि उल्लासनगर में महानगर पालिका की तरफ से स्ट्रक्चर ऑडिट कराने के लिए कहा जाता है और उसमें C2 कैटेगरी वाले जो बिल्डिंग बैठ के भी रिपेयर कर सकते हैं उसी बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, तो स्ट्रक्चर ऑडिट का मतलब क्या होगा सर? नहीं, जो हो रहा है मेरे समझ से गैर कानूनी है। ये जो कार्रवाई C2 के लिए ऊपर की जाती है वो अधिकार महापालिका को नाही आहे। सर मग आयुक्तांविरोधात काही कारवाई करणार का तुम्ही? असं आहे, मी आता मला आयुक्तांशी बोलू तर द्या। मी आलो आणि डायरेक्ट तिथे आलो, मला आयुक्तांशी बोलू द्या, मी करणार जे काय करायचं ते। सर त्या पीडित परिवाराला जी मदत घोषणा केली होती अजून ती भेटलेली नाहीये, मला आश्चर्य वाटतंय की पीडित परिवाराला घोषणा देऊ करून सुद्धा मदत कशी मिळाली नाही। 5 लाखाची मदत करायलाच पाहिजे, हा सरकारी निर्णय आहे। मी नार्वेकर साहेबांना फोन लावला आहे, मी नार्वेकर साहेबांना मदत करायला सांगतो। समाजवादी पार्टी के नेता नहीं आए यहाँ पर, यहाँ की जिला अध्यक्ष और सभागृह नेता भी नहीं आए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे सर? उल्लासनगर ट्रेडर्स एसोसिएशन चैटर्जी, उनके बुलावे पे मैं आया। चक्रवर्ती, मैं कोई कलानी, राजवानी, भोजवानी इनके बुलावे पे नहीं आया हूँ, ना तो निकम पे बुलावने पे आया, तो आप उसकी चिंता मत करो। सरकारकडे पैसे नाहीये तुम्ही सांगितलं, तर मग ह्या इमारतधारकांची तुम्ही आता समस्या कशी सोडवणार? आता त्याचाच मार्ग कसा काढायचा ह्याच्यावरच चर्चा करावी लागेल। म्हाडा वगैरे इथं शहरामध्ये इंटरेस्टेड आहे का बिल्डिंग बनवायला? तुमच्याकडे जे डिपार्टमेंट आहे कायदे त्याच्यासाठी बघावे लागतील ना, पुस्तकं उघडावी लागतील।